हेलो। हम लोगों ने ठीक है चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ लिया। चैप्टर 2 में हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के उसके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स में फर्स्ट टेक्निक हम लोगों ने पढ़ी दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के दो पार्ट थे हमारे, ठीक है। एक प्लानिंग इंचार्ज था, दूसरा था प्रोडक्शन इंचार्ज, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है टेक्निक टू में बताया गया कि देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क refers to the process of setting standard for every business activity। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जितनी भी टाइप की एक्टिविटी होंगी बिजनेस में, उस एक्टिविटी को हमें क्या करना है, मोर स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, तो बताया गया फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल है उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे FOR होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोसेस, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेथड। हमें चीज़ों को स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए, मोर स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना हो, स्टैंडर्ड चीज़ों का यूज़ करना होगा। कैसा स्टैंडर्ड चीज़ों का यूज़ करना होगा, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड मशीनरी, स्टैंडर्ड टूल, यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, यूजिंग स्टैंडर्ड टाइम, यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड, बेस्ट एंड टेक्निकल मेथड टू टू प्रोड्यूस, ठीक है। हमें प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे बेस्ट चीज़ों का यूज़ करना होगा, ठीक है, इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क जो है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। मतलब जो हमारे वर्क होंगे वो मोर एंड मोर एक्सीलेंस हो जाए, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए। हमें इसके लिए क्या करना होगा, स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करना होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीनरी। मतलब मैन मतलब जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी क्वालिटी, उनके वर्क करने का जो तरीका है, उनका जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड हो। और साथ में जो हमारी मशीनरी है वहाँ पे भी हमें क्या हो, हमारा जो प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाए, ठीक है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड ऑफ वर्क की ज़रूरत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन समझ में आ गया, ईच एंड एवरी वर्किंग थिंग में हमें क्या यूज़ करना है, स्टैंडर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क रिफर्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिफाई ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है, चीज़ों को हटाना है। कैसी चीज़ों को, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हमें हटाना है और वर्क को क्या करना है, मोर एंड मोर सिंपल बनाना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन का एक एग्जांपल दे के मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जो प्रोडक्शन ऑफ शूज़ हैं, ठीक है, कोई कंपनी है जो शू का मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अगर वो शू का साइज क्या रखे, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा
वर्क को सिंप्लीफाई कर लिया गया बहुत ही अच्छे तरीके से कि साइज़ के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन ऑफ शूज़ कर रहे हैं, लेकिन द सेम साइज़ हम उसी के साथ में साइज़ में क्या करें, अगर हम साइज़ कैसे रखें कि हमें ज़ीरो बनाना है, 0.5, 0.8, 0.10, 0.25, 0.25, इस टाइप के 2.8 नंबर के शूज़ बनाने हैं। इस तरीके से अगर हम वर्क को डिवाइड करें तो ये क्या होगा कि मशीन जो होगी हमारी, ठीक है, जो लेबर होंगे हमारे, वो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, उनकी जो सेविंग, एनर्जी की जो सेविंग होगी, क्या होगी, वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। फुल यूटिलाइजेशन, हम जो हमारे इन्वेंट्री हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है शू के, इसलिए हमें प्रॉपर शूज़ का जो मैन्युफैक्चरिंग करना होगा वो क्या है, एकदम सिंपल तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, ठीक है, इस तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि 0, 0.5, 1, 1.15, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। हमें वर्क को ईजी बनाना है, उसको टफ नहीं करना है। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव समझिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन, अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो इट रिजल्ट इन सेविंग द कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल। मतलब कि हमें हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, कॉस्ट ऑफ मशीन एंड टूल कैसा होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, उनकी उनमें सेविंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, रिड्यूस इन्वेंट्री एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो हम मशीन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब हम अपने वर्क को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। इंक्रीज टर्नओवर, हमारा टर्नओवर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा व्हेन वी डू सिंप्लीफिकेशन इन आवर वर्क, ओके। इट इज़ अ सेकेंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ टेलर ने दिया था। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड टेक्निक, वो क्या है, वर्क स्टडी। क्या है बेटा, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का क्या मतलब हुआ, वर्क स्टडी नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्क की स्टडी क्या है, इट मीन्स टू कंडक्ट डीप एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन विथ एम ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल क्वालिटी आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। हमें मिनिमम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, वही हमारा वर्क स्टडी कहलाता है। वर्क स्टडी का मतलब हो गया कि हम अपने वर्किंग परफॉर्मेंस को डीप एनालिसिस करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे कि क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं विथ अ मिनिमम कॉस्ट। इसी को हम लोग वर्क स्टडी कहते हैं। वर्क स्टडी को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है, मेथड स्टडी रिफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टू वे टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसका सबसे मोस्ट सूटेबल वे कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना हमारा मेथड स्टडी कहलाता है। मतलब कौन से मेथड से हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम कौन से मेथड, बेस्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथड स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है, ठीक है, मोशन, मोशन मतलब मोमेंट, ठीक है, मोमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट रिफर्स टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशन बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड मशीन व्हाइल डूइंग
जॉब, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो हमारे मूवमेंट होंगे, मोशन होंगे वर्कर्स एंड मशीनरीज के, ठीक है, ये कैसे मोशन होंगे इसको स्टडी करना, इनको आइडेंटिफाई करना हमारा मोशन स्टडी कहलाता है। मतलब कि मशीन और वर्क का एक भी मोशन वेस्ट नहीं होना चाहिए, हर मोशन पे क्या हो, हमारा प्रोडक्शन हो, हमारा बेनिफिट हो, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी नाम से ही समझ में आ रहा है टाइम को स्टडी करना क्या कहलाता है, टाइम स्टडी कहलाता है। टाइम स्टडी रिफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम कितना है उतना ही लगना चाहिए प्रोडक्शन में। अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 1 मिनट लगता है तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी। ठीक है, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है, हमारा फोर्थ स्टडी है किसका, वर्क स्टडी का। ठीक है, वर्क स्टडी का फोर्थ पॉइंट आया हमारा फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या होता है, इट रिफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट पर्टिकुलर जॉब। एक एक वर्कर एक लेबर को वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, बीच में उसको कितना रेस्ट टाइम दिया जाए, इंटरवल दिया जाए कि वो अपने स्ट्रेंथ को, ठीक है, वो अपने स्टेमिना को रिकवर कर सके। ठीक है, जैसे जैसे ठीक है, कोई लेबर है वो 4 आवर्स कंटिन्यू वर्क करने के बाद क्या होता है, थक जाता है, तो उसको हमें बीच में क्या देना चाहिए, एक रेस्ट इंटरवल देना चाहिए कि वो अपने स्टेमिना को, अपनी एनर्जी को, अपने पावर को क्या कर सके, रिकवर कर सके और फिर से वर्क परफॉर्म कर सके। तो वो टाइम ड्यूरेशन, रेस्ट इंटरवल कितने टाइम का होना चाहिए, ये स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, फटीग स्टडी कहलाता है। ठीक है, नाउ our fourth point is differential piece वेज सिस्टम। इन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक चीज़ डिसाइड की, ठीक है, उन्होंने कहा कि डिफरेंस होना चाहिए हमारे वेज सिस्टम में। ठीक है, वेज सिस्टम, जो वेज दी जाती, जो सैलरी दी जाएंगी, जो वेजेस दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो कैसा हो, डिफरेंट हो। इट इज़ अ टेक्निक विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफिशियंसी एंड लेस इफ़िशियंट वर्क। ठीक है, मतलब जो इफ़िशियंट और लेस इफ़िशियंट वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जो पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और एक लोग होते हैं जो काम चोरी करके काम करते हैं, ठीक है, इनकी वेजेस में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा। इट रिवार्ड द इफिस it reward the efficient worker and motivate less efficient worker to improve their efficiency। ऐसा क्यों करने के लिए कहा, जो फुल इफिशियंट के साथ वर्क करेगा, ठीक है, वो तो मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे लेस इफ़िशियंसी के साथ वर्क करते हैं वो खुद को मोटिवेट करेंगे कि हमें बेटर सैलरी अचीव करनी है, तो अपने वर्किंग परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाना होगा टू अर्न मोर। इन दिस प्लान, इसमें क्या बताया गया, देयर शुड बी 2 प्राइस बेस सिस्टम। हमारा जो प्राइस बेस होगा, प्राइस रेट जो होगा वो क्या होगा, 2 तरीके से है। एक उनके लिए होगा, वन फॉर दोज हु वर्क स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर। मतलब एक टाइम में, मतलब 8 आवर्स अगर वर्क कर रहा है तो 100 यूनिट उसे प्रोड्यूस करना है, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन जो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करने चाहिए। और दूसरा लो वेजेस सिस्टम होगा, जो लेस स्टैंडर्ड आउटपुट, अगर एक दिन में 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो पर आवर
8 आवर्स वर्क करने के बाद 100 यूनिट से अगर कम प्रोड्यूस होता है तो उनका वेजेस हमें क्या करना चाहिए, लो कर देना चाहिए। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर और अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि the wages paid on the basis of work done by the employees, not on the basis of how much time they spend in the organization। एक organization में जो employees हैं, workers हैं, वो कितना समय बिताते हैं उसके basis पे नहीं, उनके वर्किंग परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको वेजेस मिलना चाहिए। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट बताया गया 100 यूनिट का, ठीक है, और वेज रेट क्या है, उनको जो रिटर्न मिलेगा पर यूनिट 4 मिलेगा अगर, ठीक है, पर यूनिट 4 मिलेगा अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो, लेस देन अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी वेजेस सिस्टम क्या होगी, 3 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। एक वर्कर ए है, एक वर्कर बी है। वर्कर ए जो है उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है, 110 यूनिट वो प्रोड्यूस करता है, और वर्कर बी जो प्रोड्यूस करता है वो ओनली 80 यूनिट्स पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब यहाँ यूनिट के बेसिस पे देखिए तो इनके वेजेस में क्या डिफरेंस हो गया, एक को टोटल वेजेस मिले 440 रुपीज़ और दूसरे को मिल रहा है 240 रुपीज़ ओनली, ठीक है। डिफरेंस कितने का आया, दैट इज़ 200, और 200 यूनिट क्या है, 330 यूनिट्स का डिफरेंस है, और उनको जो वेजेस का डिफरेंस मिला वो 200 का मिला। 200 वेजेस का जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे है, तो अकॉर्डिंग टू टेलर दिस लॉस विल बी strongest motivator to worker B to achieve standard performance in future। जो स्टैंडर्ड बी है उसको बेचारे को 200 रुपये कम मिले हैं, तो उससे वो क्या होगा, वो खुद को मोटिवेट करेगा कि नेक्स्ट टाइमिंग में वो अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करे। ओके, समझ में आया, ठीक है। परफॉर्मेंस मतलब जैसे ही वेजेस सिस्टम अगर हम लगाते हैं कि वेजेस वर्क के हिसाब से मिलेगा, टाइम के हिसाब से नहीं मिलेगा, तो ईच एंड एवरी वर्कर वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।